सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस और मधुमेह के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। आप हमीदिया अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अभी आप अपना हार्मनी नाम से डायबिटीज केयर सेंटर चलाते हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार श्रोताओं। एक ये जटिल और बड़ा ज्वलंत विषय आपने लिया है, इसके लिए आपको साधुवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जिनमें फंगस भी एक प्रकार का वो है, ना प्लांट है वो, ना एनिमल है जी। तो जो फंगस फैमिली के एक फंगस है जिसको हम कहते हैं म्यूकर जी। राइजोवस परिवार का ये म्यूकर नाम का फंगस है, जो बहुतायत में मिट्टी में हर जगह उपलब्ध है। जो सड़ती हुई चीजें होती हैं उसमें ज्यादा ये पनपता है। तो ये देखा गया कि जब भी डायबिटीज के मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस में है, या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ पे आपकी जो दवाइयां चल रही हैं वो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, या फिर कोविड के दौरान आपकी शुगर बहुत बढ़ जाती है, आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड से उसमें कमी आती है। तो इन परिस्थितियों में इसको मौका मिल जाता है जी हमला करने का। तो एक ये अवसरवादी इन्फेक्शन है, ये किसी प्रकार का आप आपदा ना माने, ये पेंडेमिक नहीं है, ये एपिडेमिक नहीं है, ये हमारे बीच में हमेशा से है, पर जब भी इसे मौका मिलता है तो ये हमला करता है। तो अगर ये नाक के रास्ते आपका आ गया तो आपके जो आपके पैरानेजल साइनसेस हैं इसके थ्रू ये दिमाग में जा सकता है, आंखों में आ सकता है। तो प्रायः जो काले फंगस की अभी सनसनी है वो इसी स्थिति की है। जब वो आंखों में आ जाता है या दिमाग में चला जाता है तो 60 से 70% केसेस में हम मरीज को बचा नहीं पाते हैं जी। तो इसलिए ये गंभीर मुद्दा बन गया है। बाकी इसका छाती में भी इन्फेक्शन हो सकता है, चमड़ी में भी हो सकता है, बाकी अन्य अंगों में भी हो सकता है, पर जिसके केसेस कम आ रहे हैं। बिल्कुल सर, म्यूकरमाइकोसिस को तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी इसे समझ गए होंगे। सर, मधुमेह और म्यूकरमाइकोसिस का आपस में क्या संबंध है? देखिए, मधुमेह में क्या होता है कि अगर शुगर बहुत बढ़ी हुई है तो वो अवस्था रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली अवस्था होती है, क्योंकि अगर कीटाणु को भरपूर खाने पीने मिलेगा तो उसका प्रजनन भी बढ़ेगा, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी और वो ज्यादा बलिष्ठ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जी। तो ये एक कारण है शुगर बढ़ने का। दूसरा, जब शुगर बढ़ती है तो कई बार शरीर का जो मेन भोजन है वो शुगर है, तो वो इंसुलिन पे निर्भर करता है। शुगर तभी बढ़ती है जिस अवस्था में इंसुलिन की मात्रा डिमांड के हिसाब से कम होती है जी। तो अगर इंसुलिन नहीं है या कम है और शुगर बहुत बढ़ा हुआ है तो जो शरीर के सेल्स हैं जिनको हम ऊतक कहते हैं जी। वो अपना भोजन शक्कर की जगह बदलकर फैट खाने लगते हैं, वसा खाने लगते हैं जी। तो जब वो वसा को मेटाबोलाइज करते हैं तो कीटोन्स बनने लगते हैं। तो ये कीटोन्स की अवस्था और एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट करता है ये कीटोन्स। तो ये अवस्था जो बनती है ये म्यूकर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, उसके लिए बढ़ने में मदद करती है। तो डायबिटीज के दौरान जब एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, दूसरा अगर कीटोसिस हो जाए, कीटो एसिडोसिस हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये म्यूकर बहुत आसानी से आप पे हमला करता है जी। और यही स्थिति इस कोविड काल में निर्मित हो रही है। बिल्कुल सर, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या जिन लोगों को डायबिटीज है उसमें म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है जी। देखिए, क्या है कि सभी डायबिटीज के मरीजों के फोन आने चालू हो गए कि सर हमें डायबिटीज है, क्या हमें म्यूकर हो जाएगा? तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जिनकी शुगर अच्छी है, जिनका इलाज बढ़िया चल रहा है, उन्हें बिल्कुल भी लेश मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हिंदुस्तान में 12-15 हजार केसेस आए हैं उसमें से 95% या मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 99% केसेस वो थे जो कि सीरियस अवस्था में आईसीयू में भर्ती थे, उन्हीं को म्यूकर हुआ। कुछ 1-2% अपवाद जरूर है, पर 1-2% के हिसाब से हम आप बातें नहीं करते। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उनको संभावना बिल्कुल भी नहीं है अगर शुगर कंट्रोल है, पर हाँ आपको क्या देखना है तो आप ये देखिए कि अगर आपको नाक बंद बंद रह रही है, साइनस का प्रॉब्लम है,
आपको चेहरे पे कुछ जलन जैसी महसूस हो रही है, गालों के आसपास आपको ऐसा लग रहा है, कोई दांत काला पड़ रहा है, गल के गिर जा रहा है, या फिर आंखें आपकी बड़ी हो रही हैं और आंखों के मूवमेंट देखिए, आप उंगली से आंखों के सामने उंगलियां फहराइए और देखिए आंखें इधर उधर जाती हैं कि नहीं। तो ये ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ये पहले लक्षण होते हैं कि फंगस ने हमला कर दिया। सबसे अच्छा है कि आप सुबह रोज तालू देख सकते हैं। आप जो तालू है ना, हार्ट पैलेट, जी जी, वो दिखता है, मुंह खोलेंगे तो तालू दिखेगा। जी तो तालू अगर काला पड़ने लग जाए, हाँ, तो वो भी पहले लक्षण है। और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ेंगे, जितने जल्दी इसकी जांच होगी और जितने जल्दी ये स्थिति पकड़ में आएगी, उतना ही अच्छा इलाज होगा। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, आपने एकदम सही कहा कि अगर प्रारंभिक दौर में ही लक्षण हमें पता चल जाते हैं तो इसका इलाज काफी संभव है। डॉक्टर साहब, क्या स्टेरॉइड्स की ओवरडोज म्यूकोरमाइकोसिस का एक बड़ा कारण है? देखिए, स्टेरॉइड की ओवरडोज से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि स्टेरॉइड के बारे में जानकारी डॉक्टरों के मध्य भी कम है। जी क्योंकि जी, अब ये कोविड की अवस्था ऐसी आई कि जिसके बारे में और किसी को मालूम नहीं था, एक झंझावात की तरह आया और चला गया। जी जी, तो इस परिस्थिति में लोगों ने भी सीखना चालू किया कि स्टेरॉइड कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और जब स्टेरॉइड दे रहे हैं तो शुगर कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जी जी, ये परिस्थितियां इतनी जटिल नहीं है कि इनको संभाला नहीं जा सकता। जी, बस सलाह की जरूरत है, विशेषज्ञ की आवश्यकता है। तो आप विशेषज्ञों से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट से सलाह लें, तो हमारी जो टिप्स है उससे काफी हद तक केसेस कंट्रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि क्या जिन लोगों को कोविड हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा है या फिर किसी को भी ये हो सकता है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी नई बीमारी नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने कोविड बोलने से पहले आपको रीनल फेलियर, जी जी जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट, जी ऐसी अवस्थाओं का उदाहरण दिया। जी, देखिए, 2012 में जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तब हमारे पास बहुत केसेस थे। हमारा विभाग बहुत सजग था इन केसेस को लेकर, जी, काफी मेहनत करते थे हम ये। पर हाँ, किसी कारणवश कोविड में क्योंकि बहुत सारे केसेस हो गए, बहुत हजारों लोग बीमार हो गए, सबको स्टेरॉइड और डायबिटीज और बाकी सब चीजें हैं, इसीलिए नंबर बढ़ गए कोविड के दौरान। जी, ये बीमारी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने कहा ये कोई किसी प्रकार का एपिडेमिक नहीं है, जी, ये एक अवसरवादी इन्फेक्शन है। पर हाँ, कोविड के दौरान उस इन्फेक्शन को होने की संभावना वाली स्थिति ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए जरा ये इस तरह से हमें बहुत केसेस देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि लोगों में बहुत भ्रम भी है कि क्या ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है या फिर कोविड की तरह। ये तो आपने बता दिया है कि कोविड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के इस भ्रम को भी दूर करें। देखिए, हवा में तो है म्यूकर, जी, कहा ना, आपके वातावरण में हर जगह म्यूकर है। जी, आपकी जमीन में म्यूकर है, कोई सड़ती हुई चीज पड़ी है उसमें म्यूकर है। पर ये होता तभी है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब आप अवसर देंगे तभी अवसरवादी आपके घर घुसेगा। अगर आप घर के दरवाजे लॉक करके रखेंगे तो कैसे कोई चोर अंदर आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात यही है कि आप शुगर नियंत्रित रखिए, आपके डॉक्टर की सलाह में नियमित रहिए, और कोई भी अगर स्टेरॉइड की भी दवा ले रहे हैं तो भी शुगर नियंत्रित बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कैसे अंदर आएगा ये म्यूकर? बिल्कुल सही कहा आपने कि डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शुगर नियंत्रित है तो फिर आप इन रोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, शरीर में मौजूद रोग प्रतिरक्षा जो ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में किस हद तक सक्षम है? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही सब कुछ है। आप एक साधारण डायबिटीज के मरीज में, क्योंकि आज हिंदुस्तान में आफ्टर चाइना सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं जी, और आपने कोविड के बारे, ये काले फंगस के बारे में आज सुना, पर ये स्थिति तो सालों से है। इसका मतलब है कि इन मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही थी जिसने इनको बचा के रखा। बिल्कुल। अभी ये समस्या आ गई, एक आपका एपिडेमिक हो गया और स्टेरॉइड दे दिया, और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। तो अब ये शोध का विषय है, हो सकता है बहुत सारी अन्य बातें भी निकल कर आए जिसके कारण ये समस्या बड़ी है, क्योंकि प्रायः हिंदुस्तान में ज्यादा केसेस देखे गए हैं। जी जी, पर ये इस समय शोध का विषय है, तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता, पर भविष्य में जरूर कुछ न कुछ बात निकल कर आएगी। जी जी जी। सर, ये भी बताया जाता है कि वर्ष 2002 में सार्स के प्रकोप के दौरान भी कुछ हद तक म्यूकोरमाइकोसिस के मामले आए थे। अब जो स्थिति है वो पहले की स्थिति से किस प्रकार अलग है? देखिए, सार्स के दौरान जो है वो H1N1 इन्फेक्शन के दौरान हम लोगों ने बहुत केसेस देखे, बहुत
गवर्नमेंट सेटअप पे भी मैंने केसेस मैनेज किए, मैं एम्स में भी था, वहां पे भी, पर इतने केसेस, ऐसे केसेस तो मेरी नजर में नहीं आए। क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हमारे पास कोविड के, सार्स के बहुत केसेस थे, पर उस समय भी ऐसा हल्ला नहीं था। जी जी। तो ये विशेष परिस्थिति, क्योंकि सार्स के दौरान हमने स्टेरॉइड नहीं दिया, वहां पे स्टेरॉइड मुख्य दवा नहीं मानी गई थी, पर कोविड के दौरान स्टेरॉइड एक मुख्य धारा की दवा बन गई। सही भी है, उससे फायदा भी हुआ, लोगों को जाने भी बची। तो ये अंतर है दोनों परिस्थितियों में। जी सर, ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस में किस तरह अंतर है? इसका अटैक किस पर अधिक होता है? हाँ, ये सच है कि ब्लैक फंगस की बात आई तो फंगस ने भी रंग बदलना चालू कर दिया। बिल्कुल। तो जो व्हाइट फंगस है वो बेसिकली कैंडिडा की इन्फेक्शन, एस्परजिला और ये सब इन्फेक्शंस, ये भी जो है फंगल इन्फेक्शंस बहुतायत में अपने आसपास के वातावरण में होते हैं। जी जी। तो व्हाइट फंगस के बारे में ये देखा गया कि जो बेसिकली ऑक्सीजन जब देते हैं तो जो पानी जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन गुजर कर ट्यूब से आपके नाक तक आती है जी, तो उस पानी को कई बार लोग टैप वाटर से भर देते थे, नल के पानी से भर देते थे। तो नलके से आया हुआ पानी में ये व्हाइट फंगस बहुतायत में होता है। तो उससे भी एक फैलने की संभावना आई। बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भी बात आई। नसों के रास्ते लंबे समय तक लोगों को नलियां लगी, तो नसों के रास्ते भी ये इन्फेक्शन गया। तो ये जो व्हाइट फंगस है ये खास तौर पे फेफड़े पे असर करता है और पूरे सिस्टम पे असर करता है। पर ब्लैक फंगस से इसकी स्थिति अलग है, पर हाँ, इसकी बीमारी की जटिलता भी उतनी ही है जितनी ब्लैक फंगस की है जी। पर इसका जो इलाज है, इसकी जो दवाइयां हैं, वो ब्लैक फंगस की दवाइयों की दोनों की दवा एक ही है, एम्फोटेरिसिन बी। पर शुरुआती दौर में इसमें कुछ जो दवाइयां हैं वो बहुतायत में उपलब्ध हैं, जो सस्ते भी हैं। तो दोनों में ही स्थिति में जरूरत है आपके प्रशिक्षण की। डॉक्टरों को भी फंगल इन्फेक्शंस के बारे में ज्यादा जागृति नहीं है, क्योंकि इतने कभी देखते ही नहीं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस के बारे में काफी जागृत हैं, पर फंगल इन्फेक्शंस के बारे में इतनी समझ नहीं है। तो ये भी आवश्यकता है। तो ये विषय मरीजों से की जगह डॉक्टरों के बीच में डिस्कशन का विषय है। तो हमें अपने डॉक्टर ही बहुत स्ट्रांग बनाने होंगे, जिससे वो जल्दी से जल्दी इन चीजों को पकड़ें और डायग्नोसिस बनाएं और हम इलाज करें। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर, अभी थर्ड वेव आने की आशंका जाहिर की जा रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी तैयारी कर रही है कि, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इसमें बच्चे चपेट में आ सकते हैं। तो क्या सर म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों को भी हो सकता है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस की कोई उम्र नहीं है। जी जी। प्रायः ये एडल्ट्स में होता है, एल्डरली में होता है, पर बच्चे में भी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाए, इम्यूनिटी डाउन हो जाए, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऊपर से डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, तो हो सकता है। पर बच्चों में प्रायः हम लोग ने इतने केसेस नहीं देखे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि थर्ड वेव की बात आ रही है, उसके बारे में यही है, कहूंगा कि हमने 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, 45 साल से ऊपर कर दिया, अब 18 से ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए एक जाहिर सी बात है कि जो समाज का हिस्सा अनवैक्सीनेटेड रह गया, उनमें अगर आप कोई वेव आती है तो उनमें ही सबसे पहले असर होने की संभावना है। ये एक प्रोजेक्शन है जी। और बच्चों में अभी तक ये जितने भी प्रारंभिक डेटा आ रहे हैं वो ये देखा जा रहा है कि बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। और उनमें सीरो सर्वे में भी, जैसे चंडीगढ़ का ही आज आया, 79% पॉजिटिव है जी। बच्चों का भी सीरो सर्वे बहुत सी जगह नॉर्थ इंडिया से आया, वहां पे भी बहुत सारे बच्चों को पहले ही हो चुका है जी। तो ये हो सकता है कि ये दूर की कौड़ी साबित हो, ऐसा कुछ ना हो। हाँ बिल्कुल सर। सचिन सर, म्यूकोरमाइकोसिस और सामान्य साइनस है, उसमें क्या अंतर है और किस तरह के सिम्टम्स जो मरीज हैं उनको समझ में आते हैं? सामान्य फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस में? जी जी। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो प्रायः जो इनका अंतर करते हैं तो हम जब ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब अंतर पता चलता है। जी जी। तो क्या होता है कि एक फ्लैजिलेशन कहते हैं हम। फ्लैजिलेशन मतलब एक खूब सारी डंगालें निकलती ना, जैसे पेड़ से। हाँ सर। एक पेड़ की डंगाल है, उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती। जी जी। तो फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, सेप्टेड या नॉन सेप्टेड, जी, इसके बेसिस में दोनों फंगस को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है, इसके बेसिस पे हम मेकआउट कर लेते हैं कि हाँ, ये काला फंगस है, ये रूटीन का फंगस है। पर दोनों ही स्थिति में ये जो फंगल फैमिली जो होती है, ये जब इम्यूनिटी कम होती है तभी हमला करती है और वो जल्दी जल्दी फैलती है। आपने देखा होगा कि खाना अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें
सफेद सफेद आ जाता है ना, जी वो जी फंगल इन्फेक्ट वही होता है। वैसे जी। प्रकृति में ये हर जगह है। अवसर देंगे तो खाना भी खराब हो जाता है, हाँ, संभाल के रखते हैं तो खाना नहीं खराब होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल सर, देखा जाए तो कहते हैं कि कई दिनों से जुकाम और गले में अगर खराश बनी हुई है तो अक्सर देखा जाता है लोग घबराने लगते हैं और वो गेस करने लगते हैं कहीं म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है। तो इसके बारे में नहीं मैं नहीं, ऐसा चाहूंगी कि इसमें बिल्कुल भी इस तरह से देखिए, जागृति आना अच्छी बात है, हम्म। पर जागृति डर बढ़ जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भ्रामक बातें नहीं होनी चाहिए। जी जी। आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, हम्म आपका तालू आपको काला दिख रहा है, या कोई हम्म दांत गलने लगा है, चेहरे पे दर्द होने लगा है, उसके साथ अगर नाक बंद है, तब आप सोच सकते हैं। नाक बंद होना तो एक सामान्य बात है, हर दूसरे तीसरे आदमी की नाक बंद होती है। जी जी। सर, ये जो कोरोना की भी मौजूदा स्थिति है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कोरोना की मौजूदा स्थिति अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए तो भारत को तो मैं कहूंगा कि पूरे नंबर दूंगा मैं, जी कि इन्होंने इतनी जटिल परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाला है। जी। आज जो हमारी स्थिति है, अगर आप देखें तो विश्व में बाकी देशों में मौतें ज्यादा हुई हैं, और बड़े से बड़े देशों में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, बिल्कुल सर। वहाँ हमसे बहुत विकट स्थिति बनी थी। ठीक है, दूसरी वेव में हमें कुछ ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी, वो ये सामान्य बात है कि क्योंकि कोई भी आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना व्यवहारिक तरीके से नहीं बनाया जा सकता जी कि इतने हजारों लाखों लोग एक साथ बीमार हो जाएं, तो उसके लिए आज से पहले से ही हेल्थ सिस्टम आप ऐसा बनाएंगे तो वो तो 100 में 200 साल में एक बार स्थिति आनी है, फिर बाकी समय उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो हेल्थ सिस्टम पीछे चला जाएगा। जी जी। तो एक व्यवहार की बात है, पर मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, बहुत सही तरीके से लोगों ने युद्ध लड़ा है और जीत भी मिली है। बिल्कुल सर, वाकई जीत तो मिली है सर। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी कई अफवाहें अभी फैलने को दिख रही हैं और बता रहे हैं कि वायरस म्यूटेंट हो रहा है और कई डेल्टा, कप्पा, गामा और बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। अफवाहें भी ऐसी कुछ आ रही हैं सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो बिल्कुल सही है, वायरस की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। अगर अनवैक्सीनेटेड शरीर रहेगा, अभी रिसेंट में एक शोध पत्र आया 2-4 दिन पहले, हाँ, कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उनके शरीर ऐसे नए वेरिएंट्स बनाने के लिए एक प्रयोगशाला हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं। दूसरी बात है कि वेरिएंट आना तो एक स्वाभाविक बात है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत हल्ला है। जी जी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी पार कर जाता है, और पर कई स्टडीज में ऐसा भी आया है कि ये इतने लोगों को, इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा वेरिएंट जैसी नहीं है। जी जी। बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो है ऐसा, आप सही कह रहे हैं कि गामा वेरिएंट भी आएगा। तो ये चीजें हैं, पर इसके लिए हमें तैयार रहना है। पर आज का सत्य क्या है? आज का सत्य ये है कि आप वैक्सीन लगाने से मत डरिए, बिल्कुल, भ्रामक बातों से डरिए, लोगों की बातों में ना आइए। और ये कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, देश का मामला है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश इससे बाहर निकलेगा। बिल्कुल सर, ये भी कह रहे हैं कि देशभक्ति दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए। बिल्कुल सही है सर। सर, क्या वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज अलग अलग कंपनी की लगवा सकते हैं? इसमें शोध चल रहा है अभी। जी जी। और गलती से तो लगी है। हाँ सर, हिंदुस्तान में भी लगी जी है जी गलती जी। से। तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। पर हाँ, एक शोध चल रहा है जहाँ पे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन पे चल रहा है यूके में। जी जी जी। जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना है। सर, भी ऐसी भी अफवाह फैली हुई कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी को दर्द नहीं हुआ तो क्या वो असर नहीं करेगी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद अलग अलग तरीके की लोगों को तकलीफें होती हैं। जी जी। 100 में से 50-60% लोगों को कुछ भी नहीं होता जी। तो उनको ये शक नहीं होना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगाया नहीं लगाया। जी। दूसरा है, कुछ लोगों को जहाँ पे वैक्सीन का इंजेक्शन लगा है 3-4 दिनों तक वहाँ पे थोड़ा सा दर्द रहता है, कुछ लोगों को बुखार आता है जी। कुछ लोगों को सरदर्द होता है जी। तो ये चीजें, कुछ लोगों को फ्लू जैसा होता है। तो ये परिस्थिति हो रही है समय, ये हर व्यक्ति के अनुरूप अलग अलग उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुरूप होती है। किसी को पहले में होता है तो किसी को दूसरी बार लगाने पे होता है। जी जी। किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। जी। तो मुझे नहीं लगता, ये एक छोटी सी जटिलता है। अब तो 24 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग गया। बिल्कुल। तो अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि वैक्सीन जरूर लगवानी है और सही समय पे भी लगवानी है। डॉक्टर साहब, एक और जरूरी बात है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको कोविड हो चुका है तो उनको किस तरह के जो है पोस्ट कोविड सिम्टम्स देखने में मिल सकते हैं? देखिए, पोस्ट कोविड सिम्टम में क्या है कि 3 प्रकार की परिस्थिति बन रही है। जिनको डायबिटीज नहीं था, जी,
जिनकी गर्दनें काली थी, स्किन टैक्स था, वजन ज्यादा था, तो उनको कोविड के दौरान जब स्टेरॉइड दिया तो उनको डायबिटीज हो गया। जी। एक ये परिस्थिति है। हाँ। जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और उनको कोविड हुआ तो उनको बाद में पता चला कि डायबिटीज हो गया, ये दूसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति, जिनको पहले से डायबिटीज था, अब कोविड हुआ, उसके बाद अब रिकवरी हो गई। तो तीनों ही परिस्थितियों का जो सत्य है वो यही है कि अब अपना खाली पेट शुगर 100 के आसपास रखिए, भरे पेट शुगर 180 के अंदर रखिए, और 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c जिसे हम कहते हैं वो लगभग 7% तक रखिए, और अपने डॉक्टर की सलाह में रहिए। जी। इन आंकड़ों को, इन पैमानों को आपकी अन्य बीमारियों को जोड़ते हुए डॉक्टर हो सकता है थोड़ा सा ये आंकड़े शिथिल कर दें। तो वो परिस्थिति आपके डॉक्टर की है, उनको निर्णय लेना है। बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन पैमानों को प्राप्त करके आप आगे बढ़ें, तो जीवन में खुशियां आएंगी। अब बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर, कोविड के इस दौर में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव रहिए। देखिए क्या होता है, कोविड ने हमें जिंदगी सिखा दी है। बिल्कुल सर। हर पल, हर रोज आपको हर समय आनंद में रहना चाहिए, जीवन को मस्ती में जीना चाहिए। बिल्कुल। और परिस्थितियां जब आती हैं तो उनको उसके अनुरूप निर्णय लेकर उनका सामना करना चाहिए। बिल्कुल। ना लोगों को अपने आंसू दिखाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लोगों के आंसू हम पहले 2 कदम आगे बढ़ाकर पोंछें। तो यही सिखाया है कोविड ने। तो ये थे डॉक्टर सचिन चित्तावार, जिन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस और मधुमेह के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में कैसे वे अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में